नमस्कार मित्रों, कैसे? मस्त मजे में। वैसे इंसान को मस्त और बिंदास ही रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना वेल सभ्य और संस्कारी बनकर। देखिए, इस विद्यार्थी जीवन में, इस परीक्षार्थी जीवन में, इस सांसारिक जीवन में शिक्षा का होना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना संस्कार का होना अति आवश्यक है। पिछले एक दो क्लास में हमने शुरुआत की थी साहब राजस्थान के इतिहास, और इतिहास में हम पढ़ रहे थे साहब राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब तक हम जो सभ्यता देख चुके थे ना, उसमें एक तो थी साहब कालीबंगा, जिला बताता साहब हनुमानगढ़। उसके बाद हमने एक सभ्यता देखी थी साहब गणेश्वर, जिला बताता साहब सीकर। उसके बाद हमने एक सभ्यता देखी थी साहब आहड़, और जिला बताता साहब उदयपुर। अब एक सभ्यता और आगे बढ़ेंगे, और सभ्यता में आगे बढ़ने और पढ़ने से पहले हम बनाएंगे अपना राजस्थान। और बहुत सिंपल सी कहानी मित्रों, राजस्थान कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं साहब, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, और उसे कहते हैं पतंगाकार। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम अपने बोर्ड के बीचों बीच छापेंगे बड़ी सी पतंग, तो बन जाएगा अपना कौन सा स्थान है? राजस्थान। अब देखिए साहब, अपने को नक्शे में कोई पीएचडी तो करनी है ही नहीं, अपने तो समझ आना चाहिए साहब राजस्थान की कौन सी दिशा में कौन सी सभ्यता स्थित है। अब देखिए साहब, इसी राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक जिला बसा साहब, उस जिले का नाम है जयपुर। जिला कौन सा बताओगे? जयपुर। और कहा जाता साहब इसी जयपुर में बहुत सारी पहाड़ियां, उनमें से एक पहाड़ी का नाम है साहब बीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओगे? बीजक की पहाड़ी। और यहीं पर ध्यान रखना एक पहाड़ी है साहब भीम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओगे? भीम। और कहते हैं साहब इसी भीम की पहाड़ी पर एक पानी का तालाब बना साहब, नाम है भीम तालाब। कौन सा तालाब? भीम तालाब। अभी भीम तालाब की कहानी क्या, ये भी सुने और समझे। कहते हैं साहब इसी बैराट नामक स्थान पर आए थे पांडव, और पांडवों का सबसे खतरनाक भाई था, भाई का नाम था भीम। भाई का नाम क्या बताओगे? भीम। और कहते हैं साहब इसी भीम के साथ इनकी घरवाली नाम था साहब द्रौपदी, और द्रौपदी को यहाँ आने के बाद में घरवाली क्या लगी थी? प्यास। तो कहते हैं साहब द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने इस पहाड़ी पर अपना जोर से टिकाया था घुटना, और जहां पर घुटना टिका है ना, वहां पानी का तालाब बन गया, और उस तालाब का नाम है साहब भीम तालाब। अब कहानी और देखना साहब, अब ध्यान रखना भीम तालाब राजस्थान में एक जगह नहीं है साहब। कहानी ये थी कि जहां पांडव के साथ द्रौपदी, और कहते हैं साहब जब जब द्रौपदी को प्यास लगी ना, तब तब भीम ने किसी पहाड़ी पर जोर से घुटना टिकाया, और घुटना टिकाते बन गया पानी का तालाब। उदाहरण के तौर पर एक भीम तालाब मिलेगा साहब जयपुर में। उसी प्रकार ध्यान रखना एक भीम तालाब बना रखा साहब 56 की पहाड़ियों में, और 56 की पहाड़ियां है साहब बाड़मेर में। उसी प्रकार ध्यान रखना एक भीम तालाब बना चित्रकूट पहाड़ी पर, और चित्रकूट वर्तमान कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो सिंपल सी कहानी ये साहब कि भीम की तो घर की मशीन थी साहब, घुटना टिकाओ और तालाब बढ़ाओ। तो ध्यान रखना समूचे राजस्थान में भीम तालाब कितने हो जाएंगे? 3। पुनः देखना साहब, एक तो हो जाएगा जयपुर में, दूसरा है साहब बाड़मेर में, और तीसरा बताओगे कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़। समय और आगे बढ़ा, यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां देख ली साहब। यहीं पर एक पहाड़ी है साहब देवादिदेव महादेव की पहाड़ी। देवादिदेव और महादेव के बाद यहाँ की पहाड़ी और है साहब, नाम है गणेश की पहाड़ी। और यहीं पर है साहब भूमली की पहाड़ियां। इसकी पहाड़ियां भूमली की पहाड़ियां। और कहते हैं साहब इन्हीं पहाड़ियों पर एक नगर बसा, और उस नगर का नाम था साहब विराट नगर। कौन सा नगर बताओगे? विराट नगर। और ध्यान रखना मित्रों, ये जो विराट नगर था ना, ये था साहब जनपद युग में। कौन सी युग की घटना है? जनपद। अब जनपद कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हमने आपको बहुत पहले बता रखा है कि साहब समूचा हिंदुस्तान पहले बंटा हुआ था साहब महाजनपद में। और कहते हैं साहब अपने पूरे हिंदुस्तान में महाजनपद कितने थे? 16। और 16 में से राजस्थान में महाजनपद बताओगे कितने? 3। और ध्यान रखना उन्हीं 3 महाजनपदों में एक जनपद था साहब, नाम था मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद बताओगे? मत्स्य। और कहते हैं साहब इसी मत्स्य जनपद की राजधानी, कौन सी दानी? राजधानी बताओगे? विराट नगर। और इसी विराट नगर का वर्तमान नाम हो गया साहब बैराट। वर्तमान नाम हो गया बैराट। और कहते हैं साहब इसी बैराट की जानकारी दी ग्रंथ ने, उस ग्रंथ का नाम है साहब महाभारत। कौन सा भारत बताओगे? महाभारत। और कहते हैं साहब इसी महाभारत के अनुसार, वैसे ध्यान रखना महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन से व्यास है? वेद व्यास। और ध्यान रखिए साहब इससे एक दो दिन पहले हमने क्लास में स्पष्ट बताया था साहब
कि साहब पहली बार धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भारत नाम देने वाले कौन थे? वेद व्यास। इसलिए ध्यान रखना, उन्हें कहते हैं भारत के इतिहास के जनक। तो पुनः याद रखो मित्रों, पहाड़ियां है, पहाड़ी का नाम है बीचक, वहां पहाड़ियों पर नगर था विराटनगर, विराटनगर का वर्तमान नाम हो गया बैराट, और बैराट नाम की जानकर मिली ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है महाभारत। और इसी महाभारत के अनुसार पांडव और पांडवों ने अपना अज्ञातवास, कौन सा वास है? अज्ञातवास यहाँ गुजारा था बैराट में। अब ध्यान रखना, बैराट का राजा का नाम था विराट। राजा का नाम क्या बताओगे? विराट। बड़े गौर से सुनिए साहब, बैराट माने पांडव, इस बात की जानकारी दी कौन से? भारत ने, महाभारत ने। और महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। कहते हैं साहब अज्ञातवास गुजारा राजा का नाम है विराट के पास। अब अज्ञातवास की कहानी क्या, ये भी सुनो और समझे। आप भली बात ही समझते हैं साहब, पांडवों का विवाद किनसे था साहब? कौरवों से। विवाद किनसे था? कौरवों से। और ये भी सुना होगा कि साहब पहली बार उस विवाद में जीते कौन थे? कौरव, और हारे कौन थे? पांडव। और कहते हैं साहब उन्हीं पांडवों को 12 वर्ष का क्या दिया था? वनवास। कितने वर्ष का वनवास बताओगे? 12 वर्ष। और प्लस 1 यानी 13वां वर्ष था ना, वो था साहब अज्ञात वर्ष। और अज्ञात का मीन होता है मित्रों, किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए साहब ये पांडव है, और अगर पता लग जाए तो ध्यान रखना, पुनः ध्यान रखना, पांडवों को 12 वर्ष का क्या हो जाता है? वनवास। तो मित्रों कहा जाता है कि किसी को नहीं ज्ञात होने वाला वर्ष उन्होंने कहां पर बिताया था? बैराट में। तो ध्यान रखिए, वर्तमान जो सभ्यता चल रही है सभ्यता कौन सी? अपनी बैराट। उन्हें देखिए साहब बैराट का जिला पूछे तो बताओगे साहब जयपुर। बड़े गौर से सुनिए और पुनः समझिए। देखिए उत्तर पूर्व में जिला जयपुर में बहुत सारी क्या थी? पहाड़ियों में नगर बसा था विराटनगर का वर्तमान नाम था बैराट। और कहते हैं साहब इसी बैराट में थे पांडव। और इस बात की जानकारी दी महाभारत ने। और इसी बैराट नामक स्थान की खोज हुई थी साहब 1937 में। खोज बताओगे 1937। और कहा जाता साहब यहाँ खोजकर्ता नाम था साहब दयाराम साहनी। कौन सा? साहनी, दयाराम साहनी। इसी बैराट की थोड़ी सी बात साहब पुनः खुदाई हुई है। पुनः क्या हुई है? खुदाई। और कहा जाता साहब पुनः खुदाई हुई थी 1962-63 में। 1962 और 63 में। और कहते हैं साहब इसी प्रकार पुनः खुदाई करने वाला एक तो था साहब नीलरतन बनर्जी। कौन सा बनर्जी बताओगे? नीलरतन बनर्जी। और इनके साथ दूसरा और था साहब, नाम था कैलाशनाथ दीक्षित। कौन सा? दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। और कहा जाता साहब इसी बैराट में पांडव का सबसे भयंकर भाई तो कौन था? भीम। और ध्यान रखिए मित्रों, इसी भीम का एक छोटा भाई जो बहुत ही धनुषधारी, नाम सुना होगा साहब अर्जुन। नाम क्या बताओगे? अर्जुन। और कहा जाता साहब वहीं पर अर्जुन ने बैठे बैठे तीर का मीन वही बाण चलाया। तीर मीन क्या चलाया है? बाण। और कहा जाता साहब बाण चलाया एक पहाड़ी पर, और उस पहाड़ी का नाम है साहब बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओगे? बैराट। और कहते हैं साहब इसी पहाड़ी पर बाण चलने से एक नदी निकली, उस नदी का नाम है साहब बाण गंगा नदी। कौन सी नदी बताओगे? बाण गंगा। और कहते हैं साहब इसी बाण गंगा नदी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा। अब कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है साहब। नदी निकालने वाले कौन थे? अर्जुन। तो नदी का नाम क्या हो गया? अर्जुन की गंगा। नदी अर्जुन ने किसे निकाली है? बाण से। तो नाम हो गया साहब बाण गंगा नदी। अब इसी बाण गंगा से हमें याद आता है कि साहब इसी बाण गंगा नदी किनारे बैराट में, ध्यान रखना मित्रों, एक मेला लगता है। उस मेले का नाम है साहब बाण गंगा मेला। कौन सा मेला लग रहा है? बाण गंगा। और ये मेला तो फिलहाल ही लगा था साहब LA 2019 में। लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन था साहब, किसने पूछा कि बताओ साहब बाण गंगा मेला कहां पर लगता है? बताना पड़ेगा। कहां लग रहा है? बैराट में। गौर से सुनो साहब, बाण गंगा मेला है बैराट में। मेला लगता है साहब वैशाख पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा लग रहा है? वैशाख पूर्णिमा। अब वैशाख पूर्णिमा से हमें याद आता है साहब इसी दिन मनाई जाती है साहब बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा बताओगे? बुद्ध पूर्णिमा। अब इसी बुद्ध पूर्णिमा से हमें याद आता है साहब राजस्थान का प्रथम परमाणु परीक्षण तनाव किया गया था साहब बुद्ध पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा। और कहा जाता साहब उस प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम ही था मिशन बुद्धा। तो मित्रों ध्यान रखना, जीके याद रखने का तौर तरीका है। हम सभ्यता तो पढ़ रहे थे बैराट, वैसे देखा जाए सभ्यता को मेले से ना कोई लेना ना कोई देना, लेकिन जैसे बैराट नाम आया ना तो बैराट के इर्द गिर्द के सारे फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। तो पुनः याद करो साहब, बैराट में अर्जुन ने तीर चलाया, नदी निकली कौन सी? गंगा, बाण गंगा। बाण गंगा नदी से ध्यान रखना
इसी नदी किनारे मेला लग गया कौन सी गंगा का, बाण गंगा। मेला लग रहा है कौन सी पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा। और इसी दिन हम मनाते हैं कौन सी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए यानी छाप लीजिए। अब देखिए साहब, फिलहाल जो सभ्यता चल रही है बेराट, और बेराट का जिला बताओगे साहब जयपुर। कहते हैं साहब बहुत सारी पहाड़ियां थी, उनमें से एक पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी, वहीं पर है भीम की पहाड़ी, तालाब है भीमतला। और इन्हीं पहाड़ियों पर एक नगर बसा, उस नगर का नाम था साहब विराट नगर। और कहते हैं साहब ये विराट नगर था जनपद युग में। और समूचे हिंदुस्तान में महाजनपद कितने बताओगे, 16। और 16 में ध्यान रखना, राजस्थान में महाजनपद कितने थे, 3। और 3 में से एक का नाम था मत्स्य महाजनपद। अब 2 बगैर जो महाजनपद है उनके भी नाम सुन ले। एक महाजनपद का नाम था साहब कुरु जनपद, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ वर्तमान कहाँ है, ध्यान रखना दिल्ली में। समय और आगे बढ़ा, एक महाजनपद और बताओगे सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी मथुरा, और मथुरा वर्तमान है साहब उत्तर प्रदेश में। तो पुनः याद करना मित्रों, समूचे भारत में महाजनपद कितने हो गए, 16। राजस्थान में कितने हो गए, 3। और 3 में से एक महाजनपद है, नाम बताओगे मत्स्य महाजनपद। और इसी मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जिला बताओगे साहब जयपुर, जिसका वर्तमान नाम हो गया बेराट। और इस बात की जानकारी दी है साहब महाभारत। और महाभारत के अनुसार पांडवों ने कौन सा वास गुजारा था, अज्ञातवास। अब देखना साहब, इन्हीं पांडवों को शरण देने वाला राजा का नाम था विराट। अब हमें विराट से एक फैक्ट और याद आ रहा साहब, ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र राजा था विराट, जिन्होंने ध्यान रखना महाभारत के युद्ध, और महाभारत हुआ था साहब कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के साहब आए थे पांडव, और पांडवों का एक धनुषधारी भाई नाम सुना होगा अर्जुन। और अर्जुन ने वहां बैठ तीर यानी बाण चलाया। और कहते हैं साहब बाण चला पहाड़ी पर, और वहां एक नदी निकली साहब, नाम है बाण गंगा नदी। कौन सी नदी बताओगे, बाण गंगा। और इसी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा। और इसी बाण गंगा साहब याद कर लेना साहब, इसी बाण गंगा किनारे लग रहा है मेला, और मेला लग रहा है वैशाख पूर्णिमा। और इसी दिन हम मनाते हैं कौन सी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। समय और आगे बढ़ा तो देखना साहब, इसी बेराट में थे मौर्य शासक। कौन सा शासक थे, मौर्य। और मौर्य का नाम था साहब चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मौर्य था, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने बेराट पर अधिकार किया। अब गौर से सुनिए साहब, इतिहास गवाह है कि जब जब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है ना, तब तब ध्यान रखना उसके गुरु को भी याद किया जाता। और उसके गुरु का नाम था साहब चाणक्य। गुरु का नाम क्या बताओगे, चाणक्य। और इसी चाणक्य का दूसरा नाम साहब नाम था कौटिल्य। नाम क्या बताओगे, और इसी कौटिल्य की ध्यान रखना बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई, और उस पुस्तक का नाम था साहब अर्थशास्त्र। कौन सा शास्त्र है, अर्थशास्त्र। और कहते हैं साहब टीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ साहब अर्थशास्त्र का रचयिता था, तो बता देना अर्थशास्त्र रचयिता कौन था, चाणक्य। उसी का नाम कौटिल्य, और उसी का तीसरा नाम है साहब विष्णुगुप्त। समय और आगे बढ़ा, इसी चंद्रगुप्त के बाद बेराट में आ गया उसका पुत्र, और उसके पुत्र का नाम है साहब अशोक महान। कौन सा महान बताओगे, अशोक महान। और इसी अशोक महान का यहाँ से ध्यान रखना मित्रों, बाबुर अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला था, बाबुर अभिलेख। और कहा जाता है साहब इसी बाबुर अभिलेख की खोज हुई एक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओगे, और पूछ रहे खोज कब हुई, तो बता देना साहब 1837 में, 1800। और कहते हैं साहब इसी बाबुर अभिलेख का खोज करता था कैप्टन बर्ट। कैप्टन कौन था, वैसे ध्यान रखना मित्रों, इस इतिहासकार का पूरा नाम तो था कैप्टन रॉबर्ट, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो इतिहासकार रो को तो खा गए, बेचारे का नाम क्या रह गया, बर्ट। तो कैप्टन बर्ट ने खोज की थी 1837 में। और पूछ रहे साहब ये कौन सी लिपि में था, तो ध्यान रखना ये अभिलेख था ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि बताओगे, ब्राह्मी लिपि। और एक बार और ध्यान रखना मित्रों, कहते हैं साहब इसी बाबुर अभिलेख को पहली बार पढ़ने वाला एक इतिहासकार था, और उस इतिहासकार का नाम था कैट। क्या नाम बताओगे, कैट। और इसी बाबुर अभिलेख की ध्यान रखना खोज हुई, उस पहाड़ी का नाम अलग से पूछे तो बता देना बीजक की पहाड़ी। लेकिन समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब इसी बाबुर अभिलेख को वर्तमान में रखा हुआ साहब कोलकाता संग्रहालय में। कौन सा संग्रहालय होगा, अब संग्रहालय का मैंने कोलकाता पुरातत्व विभाग। अब मित्रों ध्यान रखना इसी संग्रहालय में रखा हुआ, ध्यान रखना बाबुर अभिलेख। और इस संग्रहालय की स्थापना पूछे ना, तो बता देना साहब स्थापना हुई थी 1904 में, और 1904 करने वाला था लॉर्ड कर्जन। अब बड़े गौर से सुनिए और समझिए साहब, ध्यान रखना
कोलकाता वैसे देखा जाना है तो राजस्थान से बाहर है, राजस्थान से। बड़े गौर से सुनिए साहब, अपन जो सभ्यता पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेराड़। बेराड़ का जिला है जयपुर, जयपुर है साहब अपने राजस्थान में। और बेराड़ से मिलने वाला भाबरू अभिलेख वर्तमान कहां पड़ा है? कोलकाता में। और कोलकाता संग्रहालय स्थापना हुई थी 1904 में। अब देखिए मित्रों, मानना कि कोलकाता है तो राजस्थान से बाहर, लेकिन ध्यान रखना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोलकाता का संबंध हो गया कौन सी सभ्यता से? बेराड़ से। संबंध कैसे? कि बेराड़ से मिलने वाला एक प्राचीन अवशेष यानी प्राचीन शिलालेख, प्राचीन अभिलेख जिसका नाम है भाबरू, जो वर्तमान कहां पड़ा है? कोलकाता। क्वेश्चन पूछेंगे साहब, और पूछने का तरीका सुनो और समझो। क्वेश्चन यूं आएगा कि राजस्थान की बेराड़ सभ्यता से मिलने वाला भाबरू अभिलेख वर्तमान कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। डॉट 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 डॉट। बताइए साहब उस संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की? तो ध्यान रखना, स्थापना कब हुई थी? 1904। करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। समय और आगे बढ़ा, कहते हैं साहब इसी अशोक मान ने भाबरू अभिलेख, कौन सा अभिलेख बताओगे? भाबरू। और इसी भाबरू अभिलेख में लिखा, भाबरू अभिलेख में लिखा यानी कहा, और कहा कि मैं और बुद्ध का मीन है महात्मा बुद्ध, और धम का मीन होता है धर्म। तो बुद्ध धम्म व संघ में अटूट विश्वास करता हूँ। और ध्यान रखना, धम्म का मीन है धर्म और संघ का मीन है संगठन। कहानी क्या है? बड़े गौर से सुनिए और समझिए। पुनः देखिए साहब, अशोक मान के ध्यान में प्रमाण मिला कौन से अभिलेख से? भाबरू। और इसी अशोक मान ने भाबरू में कहा कि मैं अशोक मान महात्मा बुद्ध, उसके धर्म और उसके संगठन में अटूट क्या करता हूँ? विश्वास। और मित्रों इतिहास गवाह है कि जो महात्मा बुद्ध और उसके धर्म में विश्वास करेगा ना, उसका खुद का धर्म कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म। तो ध्यान रखना मित्रों, अशोक मान का धर्म पूछे तो बता देना साहब बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म बताओगे? बौद्ध धर्म। और पूछ रहे साहब इसके गुरु का नाम था साहब उपगुप्त। कौन सा? गुप्त। उपगुप्त यानी उपगुप्त की प्रेरणा से कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। तो सिंपल सी कहानी ये भी होगी मित्रों कि साहब अशोक मान बौद्ध धर्म का था। इस बात का प्रमाण मिला साहब हमारी बेराड़ सभ्यता से। और बेराड़ का जिला कौन सा बताओगे? जयपुर। फटाफट छापो। अब देखिए साहब, बेराड़ में थे मौर्य शासक। कौन शासक बताओगे? वैसे मौर्यों से पहले आए थे वो तो कौन थे? पांडव। कहते हैं साहब उन मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य अधिकार किया, लेकिन चंद्रगुप्त के साथ याद रखो गुरु का नाम है चाणक्य। समय और आगे बढ़ा, इसी अशोक मान का एक अभिलेख मिला, नाम है भाबरू अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताओगे? लेकिन पूछ रहे अलग से कौन सी पहाड़ी पर मिला, तो बता देना साहब बीजक की पहाड़ी। और पूछ रहे कौन सी लिपि में लिखा हुआ था, तो बता देना ब्राह्मी लिपि। वर्तमान पूछे बता देना कोलकाता संग्रहालय में। समय और आगे बढ़ा, इसी अशोक मान ने भाबरू अभिलेख में कहा कि मैं बुद्ध धम्म व संघ में अटूट क्या करता हूँ? विश्वास। यानी मेरा धर्म कौन था? बौद्ध धर्म। और कहते हैं साहब अशोक मान के गुरु, और गुरु का नाम था उपगुप्त। कौन सा गुप्त बताओगे? उपगुप्त। चल रही अपनी बेराड़ का जिला पूछे तो बताओगे जयपुर। और किनारे ध्यान रखना, नदी पूछे तो बताओगे कौन सी? गंगा, बाणगंगा। देखिए साहब इसी बेराड़ की खुदाई से पता लग गया साहब यहाँ मौर्य शासक आए, और मौर्य में शासक है साहब नाम था अशोक मान। कौन सा मान बताओगे? और इसी अशोक मान ने यहाँ रहते हुए ध्यान रखना बौद्ध विहार बनाए थे। कौन से विहार है? बौद्ध विहार कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है साहब। जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं ना, उसे कहते हैं कौन सा विहार है? बौद्ध विहार। यहीं पर ध्यान रखना, इसने बौद्ध बनाए थे मठ। बौद्ध क्या बनाए थे? मठ। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जहां पर महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी जाती है उसे कहते हैं मठ। और मठ को कहा जाता है स्तूप, और स्तूप को कहते हैं साहब फाइनली बौद्ध मंदिर बनवाए। बौद्ध क्या बनाए थे? मंदिर। और बनवाने वाला कौन था? महात्मा अशोक मान। अब देखना साहब इसी बेराड़ की खुदाई में अशोक मान की मुद्रा मिली, उस मुद्रा का नाम है साहब पंचमारक मुद्रा। कौन सी मुद्रा बताओगे? और पंचमारक का दूसरा नाम है साहब हाथ मुद्रा। और ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा पूछे बता देना हाथ मुद्रा। और ध्यान रखना मित्रों, आरएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही था कि बताओ साहब निम्न में से राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कहलाई, तो बताना पड़ा साहब कौन सी मुद्रा कहलाई है? हाथ मुद्रा। और इसी हाथ का दूसरा नाम है कौन सी मारक है? पंचमारक। अब पंचमारक क्या ये भी सुने,
ध्यान रखना, मार्ग का होता है चित्र और पंच का होता है दबाना। तो ऐसी ऐसी मुद्रा, और मुद्रा का अर्थ होता है सिक्के। तो ऐसे सिक्के थे जिन पर ध्यान रखना पेड़ पौधों के क्या बने थे, चित्र। और साथ में एक चित्र और मिला था सिक्के पर, वो था सा वृषभ, और वृषभ का मतलब होता है बैल। तो सिंपल सी कहानी ये होगी कि पेड़ पौधे व बैल से चित्रित मुद्रा थी ना, उस मुद्रा का नाम था पंचमार्ग, और उसी पंचमार्ग मुद्रा को ध्यान रखना बनाने वाला कौन सा महान था, अशोक महान। कहते हैं साहब इसी बैराट की जब खुदाई हुई ना, तो खुदाई में ध्यान रखना महात्मा बुद्ध, कौन से बुद्ध है, महात्मा बुद्ध की क्या मिली है, प्रतिमा, और प्रतिमा मिली साहब मूर्ति। और ध्यान रखिए मित्रों, यह है राजस्थान में प्रथम मानव की प्रतिमा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ साहब हिंदुस्तान में प्रथम बार किस मानव की प्रतिमा मिली, तो बता देना साहब महात्मा बुद्ध। पूछ ले साहब कहां पर मिली, तो बता देना साहब बैराट में। अब ध्यान रखना, इससे आगे और क्वेश्चन पूछेंगे साहब, और आपको ध्यान भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ ले कि साहब भारत में प्रथम मानव की प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की, तो बताइए साहब राजस्थान में प्रथम बार किस मानव की प्रतिमा बनी और कहां पर बनी, तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो मित्रों देखना, राजस्थान में प्रथम बार एक मानव की मूर्ति बनी, उसका नाम था दुर्सा आडा, और दुर्सा आडा था साहब मारवाड़ में पाली का निवासी। और कहते हैं साहब दुर्सा आडा ही वो प्रथम मानव था जिसने पहली बार ध्यान रखना हिंदुस्तान में पगड़ी बांधने की परंपरा डाली थी। सिंपल सी कहानी ये भी है कि साहब दुर्सा आडा से पहले ढंग से किसी को पगड़ी बांधना आता ही नहीं था, लोग यूं ही आटे ठोकते थे। पहली बार ढंग से पगड़ी बांधी, उसका नाम था कौन सा आडा, दुर्सा आडा। और उसी दुर्सा आडा की मूर्ति लगी साहब अचलेश्वर महादेव मंदिर में, और अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में, और माउंट आबू वर्तमान कहाँ है, सिरोही में। और ध्यान रखना मित्रों, एक फैक्ट और याद रख सकते हो आप, उसी अचलेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। आपने शिवलिंग की पूजा सुनी होगी, शिव जी के मुख की पूजा सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की क्या होती है, पूजा। उस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। उसी महादेव मंदिर बनी है दुर्सा आडा की मूर्ति। और पूछ ले मूर्ति कौन सी धातु से बनी, बता देना पीतल से बनी है। अब देखिए माउंट आबू ध्यान रखना है एक पर्यटक स्थल भी है, तो आप में से ध्यान रखना हर पांचवा या छठा विद्यार्थी कभी न कभी कहीं न कहीं ध्यान रखना माउंट आबू तो घूमने गया, लेकिन आप में से कई विद्यार्थियों ने ध्यान रखना पीतल वाली मूर्ति दुर्सा आडा की मूर्ति कभी देखी नहीं होगी। क्यों नहीं देखी, कि साहब माउंट बड़ा हरा भरा क्षेत्र है, आप लोग पहाड़ी या फिर जंगल में जाओगे और ध्यान रखना वहां लेकर जाओगे सेल्फी लोगे, तो सेल्फी लेने से बेहतर है दुर्सा आडा की मूर्ति देख लिया करें। समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब इसी बैराट को कहते हैं साहब यह है राजस्थान में बौद्ध धर्म। राजस्थान में कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का यह साहब सबसे प्राचीन केंद्र। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ साहब राजस्थान में प्रथम बार बौद्ध धर्म की जानकारी कहां से मिली, तो बताना पड़ा साहब बैराट से मिली। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, जब जब आप हिस्ट्री पढ़ो ना तो उस समय करंट का भी ध्यान रखा करो। पूछ ले कि वर्तमान में बौद्ध धर्म के सर्वाधिक लोग निवास कर रहे हैं, तो बता देना साहब अलवर में। तो सबसे पहले कहां मिले, बैराट यानी जयपुर में, और वर्तमान सर्वाधिक कहां है, अलवर में। समय और आगे बढ़ा तो इसी बैराट की खुदाई से पता लग गया यहाँ पर विदेशियों ने, यहाँ पर कौन आए थे, विदेशी, और विदेशियों ने आक्रमण भी किए, आक्रमण ही। और उन विदेशियों में विदेशी आए थे हूण, और हूण शासक आया साहब उसका नाम था तोरमाण। कौन सा मान, तोरमाण। और तोरमाण गया तो आ गया साहब उसका छोरा नाम था साहब मीरकुल। कौन सा कुल बताओगे, मीरकुल। और इसी मीरकुल को तो कहा जाता साहब मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मित्रों, जो इंसान जो व्यक्ति मूर्तियों को तोड़ता है ना वो कौन सा भंजक हो जाता है, मूर्ति भंजक। अब एक्चुअली होता क्या है कि इतिहास में जैसी मूर्ति भंजक नाम आता है ना उस समय सबके दिमाग में एक ही इमेज बनती है साहब, औरंगजेब। कारण क्या, सबने रट्टा मारा का साहब कि साहब हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने वाला कौन जी, जेब था औरंगजेब। लेकिन ध्यान रखना औरंगजेब से पहले तोड़ चुका था साहब मीरकुल। तो हर वो व्यक्ति जो मंदिर और मूर्तियां तोड़ेगा वो कौन सा भंजक कहलाएगा, मूर्ति भंजक। तो ध्यान रखना इस बैराट सभ्यता को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला जो विदेशी आक्रांता था ना, उस आक्रांता का नाम क्या बताओगे, मीरकुल। अब केवल बैराट की कहानी नहीं है साहब, ये तो जहां कहीं भी गया ना वहां ध्यान रखना राजस्थान के हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिरों मूर्तियां तोड़ी। अब कहते हैं साहब मूर्तियां तोड़ता गया, लेकिन एक दिन इस पापी का हृदय पिघला और इसी ने ध्यान रखना कोटा के निकट बाडोली, और बाडोली में बना दिया साहब भव्य शिव मंदिर।
क्वेश्चन हजारों बार पूछा हुआ साहब कि बताइए साहब बारडोली का शिव मंदिर इसका निर्माता है, तो बता देना कौन सा कुल है, मीर कुल है। समय और आगे बढ़ा, इन्हीं विदेशियों में ध्यान रखना आए थे यूनानी शासक। कौन शासक आए थे, यूनानी। और यूनानी में यूनानी है नाम था साहब मिनेंडर, और कहते हैं साहब उसी मिनेंडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली, और उस मुद्रा का नाम था मित्रों इंडो ग्रीक मुद्रा। कौन सी मुद्रा बताओगे, इंडो ग्रीक। और मुद्रा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मित्रों, मुद्रा का मैंने सिक्के, और कहते हैं साहब मिनेंडर के यहाँ से मिले थे साहब 16 सिक्के। कितने सिक्के बताओगे, 16। और ये 16 सिक्के फिलहाल ही मिले थे साहब तुम्हारे आदेश 2018 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ साहब यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो आप पटाख से बता देना साहब कहां से मिले हैं, बेराट से। तो ध्यान रखना यहाँ पर मौर्य भी आए, यहाँ पर हुण भी आए, यहाँ पर कौन आए थे, यूनानी। और यूनानी शासक कौन था, मिनेंडर। और अब यूनानी समय याद आता है, 1-2 दिन पहले हमने सभ्यता देखी थी साहब आड़, और हमने उसको बताया था कि साहब आड़ से भी यूनानी मुद्रा मिली, लेकिन वहां वाली मुद्रा और यहाँ वाली मुद्रा की दोनों की अलग अलग विशेषता साहब। पूछ ले मिनेंडर के ध्यान रखना सिक्के कहां से मिले, तो बता देना साहब वो तो मिले थे बेराट से। लेकिन पूछ ले कि एक ऐसी यूनानी मुद्रा जिसके एक तरफ चित्र बना है त्रिशूल का और एक तरफ चित्र बना अपोलो देवता का, वो मुद्रा मिले तो बता देना साहब आड़ से। तो ध्यान रखना बेराट और आड़ दोनों ही सभ्यताओं के व्यापार वाणिज्य का कार्य कहां से होता था, यूनान से। और यूनान का मीन है यवन। फटाफट छाप लो। अब देखिए साहब इसी बेराट आए थे मौर्य शासक नाम था अशोकमान, और अशोकमान ने यहाँ रहने के लिए ध्यान रखना बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए थे बौद्ध विहार। यहाँ पर बनाए बौद्ध मठ, मठ को कहते हैं स्तूप। और अशोकमान के मुद्रा मिली नाम है साहब पंचमारक मुद्रा। खुदाई भी तो खुदाई में साहब महात्मा बुद्ध की भी क्या मिली है, प्रतिमा। और आगे बढ़े तो यहाँ पर ध्यान रखना राजस्थान भी है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन है केंद्र। समय और आगे बढ़ा तो बेराट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विदेशियों ने आक्रमण किए, और विदेशी आक्रांत आए थे हुण, और हुण शासक कितने आए थे, 2। पहले तो आया था तोरमान, तोरमान गया था, आगे उसका छोरा नाम था कौन सा कुल, मीर कुल। और यूनानी शासक का नाम विशेषकर याद रखना साहब मिनेंडर। कौन सा डर, मिनेंडर। और मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए थे कितने, 16 सिक्के। समय और आगे बढ़ा इसी बेराट में यूनानी गए, यूनानी गए तो यहाँ पर आए थे साहब चीनी यात्री। कौन से यात्री, चीनी यात्री। और कहा जाता साहब चीनियों में सबसे पहले आया ना उस यात्री का नाम था वैनसांग। कौन सा सांग बताओगे, वैनसांग। और वैनसांग के बाद दूसरा आया था वो था साहब युआन च्वांग। कौन सा च्वांग होगा, युआन च्वांग। लेकिन कहीं कहीं कहा जाता साहब कि वैनसांग था, वैनसांग का दूसरा नाम कौन सा च्वांग था, युआन च्वांग। लेकिन कई लोग कहते हैं साहब वैनसांग और युआन च्वांग दोनों क्या थे, अलग अलग। अब दोनों अलग थे या दोनों एक थे, लेकिन आपको तो दोनों नाम याद होने ही चाहिए। अब देखना इसी वैनसांग के 2-4 थे उपनाम। कौन से नाम बताओगे, इसे कहते हैं साहब यह है यात्रियों का राजकुमार। किसका राजकुमार बताओगे, यात्रियों का। इसे कहा जाता साहब नीति का पंडित। किसका पंडित बताओगे, नीति का पंडित। और कहते हैं साहब ये भारत का शाक्य मुनि। भारत का कौन सा मुनि होगा, शाक्य मुनि। और कहा जाता साहब इसी वैनसांग बहुत प्रसिद्ध हुआ था ग्रंथ, और इस वैनसांग के ग्रंथ का नाम आप सबने भली बात ही सुन रखा है, और वो ग्रंथ है साहब सीयूकी। सीयू। अब ये सीयू की नाम देख के ये मत सोच लेना कि साहब ये इंग्लिश में शॉर्ट नेम दे दिया सीयूकी। साहब ये चीनी नाम है, और चीनियों के नाम ऐसे होते हैं च्याओमियाओ, जैसे सीयूकी, जैसे वैनसांग, जैसे युआन च्वांग। अब देखिए इसी वैनसांग का ध्यान रखना बेराट में आगमन, बेराट में आगमन हुआ था साहब 634 ईस्वी में। अब देखना इतिहास गवाह है कि जो आता है वो पुनः जाता भी है। तो ध्यान रखना ये यहाँ से गया, और गया था साहब भीनमाल में, और भीनमाल वर्तमान है साहब जालोर। और इसी भीनमाल का एक शासक का नाम सुना था हर्षवर्धन। और कहते हैं साहब इसी हर्षवर्धन के दरबार में एक धार्मिक सभा की अध्यक्षता की थी साहब, वो चीनी कौन था, वैनसांग। तो ये समझ लीजिए कि अपनी भारतीय जो संस्कृति, अपनी जो सभ्यता, अपनी जो कल्चर है ना, वो कितनी सरस और कितनी लचीली है साहब, कि हमने तो हमारे धार्मिक सभाओं की अध्यक्षता भी करवाई है चीनियों से। अरे करवाई ना, उदाहरण दे सकते हो साहब कौन से, सांगा, वैनसांग। फटाफट छाप लो। और ये छाप लो का मीन तो समझ रहे होंगे ना, यानी वो तुम्हारे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
कारण क्या, ऑफलाइन में ध्यान रखना परिज्ञान पढ़ाई खाना के नाम से कम जाना जाता है, और ध्यान रखना परिज्ञान को लोग ज्यादातर छापा खाना के हिसाब से जानते हैं। यानी छापा खाना मीन ये क्लास में जो पढ़ाते हैं ना, ध्यान रखना दिल और दिमाग में छाप देते हैं। और इतिहास गवाह मित्रों, कई बातें दिमाग से चली जाती लेकिन कार्य जाती है दिल में, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर छपी दिल और दिमाग दोनों जगह। और इतिहास ये भी गवाह है कि दिल में छपी हुई बात कभी जिंदगी में दूर जाती नहीं है। और बाकी तो आप सब हो ही दिल वाले। कौन से वाले हो? दिल वाले। तो देखते जाइए साहब, चीनी यात्री है, यात्री थे दो, नाम था वैनसांग और दूसरा था युआंग च्वांग। कहते हैं साहब वैनसांग के उपनाम 2-3 याद रखोगे, और साथ ही इसके ग्रंथ का नाम याद रखना, और ग्रंथ बताओगे कौन सा? सीयू की। आया पूछे तो बता देना 634 में, पूछ ले कहां गया बता देना भी हिमाल में। अब देखिए इसी बैराट में, अब देखिए साहब हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, बैराट का प्राचीन नाम था विराटनगर, और इसी बैराट और विराटनगर का दूसरा नाम और मिलेगा साहब ढूंढाड़। कौन सा नाम बताओगे? और इसी ढूंढाड़ में नगर बसाया था साहब, नाम था अंबावती नगर, और अंबावती का ध्यान रखना बाद में नाम हो गया आमेर, और उसी आमेर में ध्यान रखना 18 नवंबर 1727 को एक नगर बसाया था जयनगर, और जयनगर का दूसरा नाम है साहब जयपुर। तो कहानी ये मित्रों कि भौगोलिक रूप से क्षेत्र वही है ध्यान रखना, लेकिन उनके नामों में परिवर्तन होता गया। प्राचीन नाम विराटनगर, विराटनगर के बाद बैराट, वहां पर नदी थी ढूंढ, तो क्षेत्र का नाम हो गया ढूंढाड़, वहीं पर नाम हो गया आमेर, और उसी का वर्तमान नाम है कौन सा? पुर, जयपुर। तो कहानी ये मित्रों कि आज से लगभग कहते हैं साहब 2500 वर्ष पहले बाहरी यानी परदेशी लोगों का आगमन कहाँ होने लग गया था? जयपुर में। और आज भी ध्यान रखना सर्वाधिक परदेशी कहाँ रहे? जयपुर में। देखते जाओ साहब, चीनी गए तो ध्यान रखना आगे थे मुगल, वहां गए थे, और मुगल बादशाह आया था अकबर, और कहते हैं साहब इसी अकबर ने यहाँ रहकर एक सिक्के ढालने की मशीन बनाई, और उस मशीन को कहते हैं साहब टकसाल। कौन सी साल बताओगे? टकसाल। और कहते हैं साहब ये टकसाल बनाई थी विराटनगर में, और इसी टकसाल में सिक्के ध्यान रखना डलवाए थे किसने? अकबर ने। सिक्के किसने डलवाए थे? अकबर के बाद आया था जहांगीर, और जहांगीर के बाद उसका छोरा आ गया, नाम था शाहजहां। कौन सा? जहां, शाहजहां। और कहते हैं साहब इन तीनों ने यहाँ बैठकर सिक्के डलवाए, और सिक्के डलवाए उस मशीन का नाम था टकसाल। तो किसी ने ये भी पूछ लेंगे साहब कि बताओ साहब राजस्थान की प्रथम टकसाल लगी, तो बता देना साहब विराटनगर में, और विराटनगर का दूसरा नाम क्या बताओगे? बैराट। तो सिंपल सी कहानी ये होगी मित्रों कि चीनी के आगे कौन? मुगल। और कहते हैं साहब इन्हीं मुगलों का राजस्थान में पहली बार वैवाहिक संबंध जो हुआ ना, वो हुआ था साहब आमेर में। आमेर का दूसरा नाम है जयपुर। तो कहानी ये मित्रों कि यहाँ पर केवल टकसाल भी नहीं बनी है साहब, यहाँ पर मुगलों का पहला वैवाहिक संबंध भी हुआ। और आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे साहब प्रथम मुगल राजपूत संबंध हुआ था साहब आमेर रियासत में। आमेर का वर्तमान नाम है जयपुर, और इसी स्थान का प्राचीन नाम था विराटनगर। अब देखना मुगल आए, सिक्के ढलवाने की मशीन बना दी टकसाल, लेकिन मुगल गए लेकिन सिलसिला अब भी नहीं थमा साहब। मुगलों के जाते आगे साहब अंग्रेज। और इतिहास गवाह मित्रों राजस्थान में अंग्रेजों की सर्वाधिक निकटता किनसे थी? जयपुर वालों से। अरे थी ना, उदाहरण भी दे सकते हैं साहब। जिस समय हमारे भारतीयों ने एक आंदोलन चलाया था साहब भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय ध्यान रखना राजस्थान की एक रियासत नाम है जयपुर, और राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल नाम है साहब जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल और जयपुर रियासत ने ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अनुमान लगाओ साहब कितनी निकटता थी। समय और आगे बढ़ा, अंग्रेज भी चले गए, हिंदुस्तान आजाद भी हो गया। और आज भी ध्यान रखना आजाद हिंदुस्तान में राजस्थान में सर्वाधिक अंग्रेज कहां पर आते हैं? जयपुर में। और अंग्रेज का मीन विदेशी। और अंग्रेज और विदेशी क्यों कह रहे हैं साहब? आज हम ध्यान रखना राजस्थानी, और राजस्थान विशेषकर मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी है? आज भी हम मारवाड़ी यही मानते हैं साहब कि अगर हमें कोई पर्यटक गोरा गोरा घूमता हुआ नजर आया ना, अब वो चाहे कहीं से भी आया हो, अब वो चाहे इटली से आया, चाहे स्पेन से आया, चाहे यूएसए से आया, लेकिन अगर गोरा गोरा घूम रहा है ना तो हम उसे कहेंगे साहब ये अंग्रेज है। तो सिंपल सी कहानी ये कि सदियों पहले सर्वाधिक परदेशी विदेशी आते थे जयपुर में, और आज भी ध्यान रखना सर्वाधिक विदेशी कहाँ आ रहे हैं? जयपुर में। तो मित्रों ध्यान रखना जलवायु क्लाइमेट वातावरण स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो जैसी कहानी सदियों पहले 2500 वर्ष पहले थी, वैसे ध्यान रखना आज भी भौगोलिक स्थिति जयपुर की है कि आज भी सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आ रहे हैं? जयपुर। और जयपुर का मेन स्थान कौन बताओगे? बैराट। तो ये सभ्यता थी बैराट। और बैराट में ना मुगल बादशाह अकबर आया, सिक्के ढालने की टकसाल बनाई। और ध्यान रखना मुगल बादशाह यहाँ कितने आए थे? 3। तो ध्यान रखना इन तीनों ही मुगल बादशाह में संबंध किससे बताओगे? बैराट से। अब देखिए साहब
इसी बैराट के साथ ही साथ फिलहाल आपने सभ्यता अब तक कितनी देख ली है, 4, और 4 के साथ ही साथ हमने एक जिक्र और किया था साहब, वो सभ्यता हमने बताई थी डीडवाना, और डीडवाना का जिला कौन सा है, नागौर। लेकिन मोटे तौर पर 4 सभ्यता कौन कौन सी देखी वो भी सुने और समझे। देखिए साहब, सभ्यता सबसे पहले देखी कालीबंगा जिला था साहब हनुमानगढ़, जिला कौन सा बताओगे, यहाँ किनारे नदी, प्राचीन काल नदी थी सरस्वती और वर्तमान नदी थी घग्गर, वर्तमान कौन सी है। इसी कालीबंगा के बाद दूसरी सभ्यता हमने बताई थी साहब गणेश्वर, कौन सा ईश्वर बताओगे, और गणेश्वर का जिला बताओगे सिक्कर, और कहते हैं साहब यहाँ पर नदी थी साहब कांतली, और कांतली का दूसरा नाम है साहब कांटली नदी। समय और आगे बढ़ा, हमने एक सभ्यता और बताई साहब, नाम था आड़, क्या नाम बताओगे, और आड़ का जिला बताया था उदयपुर, किनारे नदी थी साहब आयड़, लेकिन याद करो साहब आयड़ चलते चलते गिरी एक झील में, और झील का नाम है उदय सागर, और उदय सागर झील में गिरते नाम हो गया साहब बेड़च, क्या नाम बताओगे। और ध्यान रखना, चौथी सभ्यता हमने और देख ली होती साहब बैराट, और बैराट का जिला पूछो तो बताओगे साहब जयपुर, और किनारे नदी है साहब बाणगंगा, और उसी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की। अब विशेष ध्यान रखने लायक बात ये सुनो साहब, राजस्थान में मोटे तौर पर सभ्यता कितनी है, 4, सभ्यता कितनी बताओगे, 4, और चारों की सभ्यता विशेषता देखना साहब, इन चारों के किनारे आपको क्या मिलेगी, नदी, और ध्यान रखना नदी में होता है जल, और इसीलिए हम कहते हैं साहब जल ही क्या है, जीवन, जल ही क्या है, जीवन है। तो इतिहास गवाह मित्रों, सदियों पहले मानव वहीं बसता था जहां पर क्या होता है, जल, और आज भी ध्यान रखना सर्वाधिक मानव वहीं बस रहा जहां पर क्या है, जल। अपनी भाषा में समझो साहब, जल ज्यादा तो जनसंख्या ज्यादा, जल कम तो जनसंख्या कम। सदियों पहले उदाहरण आपके सामने, और उदाहरण आज भी दे सकते हैं साहब। आप देखना, अपने राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वतमाला साहब अरावली, नाम तो सुना होगा। इसी अरावली के एक तरफ है साहब मरुस्थल, मरुस्थल क्यों कि साहब यहाँ वर्षा कम तो जल कम, और जल कम तो जनसंख्या भी कम, और उसी अरावली की वजह से साहब एक तरफ वर्षा होती है घनघोर वर्षा, तो वर्षा ज्यादा तो ध्यान जल ज्यादा, जल ज्यादा तो जनसंख्या भी ज्यादा। तो इस ध्यान रखना, अरावली की वजह से, इस वर्षा की वजह से, जल की वजह से एक तरफ हो गया मरुस्थल, एक तरफ हो गया मैदान। अब गौर से सुनिए साहब, ध्यान रखना, अरावली की एक तरफ मरुस्थल है ना, वो है साहब 60%, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है मात्र 40%। और ध्यान रखिए मित्रों, इधर ध्यान रखना मैदान है 40% और वहां पर जनसंख्या निवास करती है 60%। तो उदाहरण अपने सामने साहब, जल ज्यादा तो जनसंख्या ज्यादा, और जल कम तो जनसंख्या भी कम। तो सदियों से मानो वही बसता आ रहा जहां पर क्या है, जल। तो ये मोटे तौर पर हमने सभ्यता कितनी देख ली है, 4, और साथ ही साथ में हमने एक सभ्यता का और जिक्र किया था, याद करो साहब, डीडवाना। और डीडवाना पूछे बता देना साहब वर्तमान कहाँ है, नागौर में। और हम आपको बता चुके हैं डीडवाना क्यों प्रसिद्ध हुआ, कि इसी डीडवाना की खुदाई में आधुनिक मानव, आज अपना कौन से मानव है, आधुनिक। और इस आधुनिक मानव का आदिम रूप वैज्ञानिक नाम है साहब होमोसेपियंस, और उस होमोसेपियंस की हड्डियों के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए थे, डीडवाना से। तो बताओ साहब, मोटे तौर पर हमने सभ्यता कितनी अब तक देख ली है, 5। अब 5 सभ्यता विशेषता देखना साहब। डीडवाना सभ्यता थी ना, ये थी साहब पाषाण युग की, कौन युग बताओगे, पाषाण। कालीबंगा सभ्यता थी साहब, ये थी कांस्य युग की। उसी प्रकार गणेश्वर और आड़ है ना, ये दोनों सभ्यता थी साहब ताम्र युग की। और कहते हैं साहब बैराट जो सभ्यता है ना, ये मानी जाती है साहब लोह युग की। कौन युग की है, अब युग से हमें याद आता है, याद करो साहब, सभ्यताओं के अनुसार समूचे इतिहास को बांटा था 3 कालों में। अरे याद है ना, इतिहास के काल कितने थे, 3। और ध्यान रखना, इतिहास का सबसे पहला काल था वो था प्राग ऐतिहासिक काल, और युग का नाम था पाषाण युग। इतिहास का दूसरा काल था आद्य ऐतिहासिक काल, युग थे 2, पहला युग था ताम्र युग और दूसरा युग था कांस्य युग। और इतिहास का तीसरा काल हुआ साहब ऐतिहासिक काल, और युग था ध्यान लोह युग। तो पुनः याद कीजिए, इतिहास के काल तो थे 3 और युग कितने बताओगे, 4। अब पुनः देखिए साहब, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। लेकिन ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की विशेषता रही है कि हमारे पास ध्यान रखना 4 युगों के उदाहरण है। उदाहरण कैसे सुनो, पाषाण युग का उदाहरण पूछे तो बता देना डीडवाना। ताम्र युग का उदाहरण पूछे तो एक तो है गणेश्वर, दूसरी कौन सी है, आड़। और ध्यान रखना, इधर कांस्य का उदाहरण पूछे बता देना कालीबंगा, और लोह का उदाहरण पूछे बताओगे कौन सी, बैराट। तो मोटे तौर पर सभ्यता हमने 4-5 देख ली है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान में कम से कम ध्यान रखना 150 सभ्यता स्थल है,
मान लो सैकड़ों सभ्यता स्थल है और दिन प्रतिदिन नई नई सभ्यताओं की खोज और खुदाई का कार्य चलता ही रहता, लेकिन मोटे तौर पर आपको रखनी है 4-5 सभ्यता याद, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना सभ्यता अब तक कोई पूरी हुई नहीं है। बगैर जो भी सभ्यता उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज आपने जो भी पढ़ा जैसा पढ़ा उसमें कोई समस्या किसी प्रकार का डाउट, अब ऐसे ऑफलाइन यानी अगर आप कक्ष में टेबल्स पर होते तो समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से कर दिया जाता, लेकिन कोई नहीं साहब, डिजिटल युग है तो आप मैसेज के जरिए भी अगर आपको किसी बार कोई समस्या हो कोई डाउट हो तो आप बेझिझक तरीके से आप पूछ सकते हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे साहब आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और आपके जो मन में जितनी भी भ्रांतियां उन सब भ्रांतियों को दूर किया जाए। तो बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे। ओके।